चलो ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड बेसिकली हाउ इट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द डेली लाइफ. यस, वेरी गुड प्रशांत. ओके. तो देखो, होता क्या है ना कि सरफेस टेंशन इज अ बेसिक प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन एवरी लिक्विड. हर एक लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी ये होता ही है, हमेशा ये होता है. देखो, सपोज एक लिक्विड है और उसको हमने सपोज या इस कंटेनर के अंदर ले लिया, तो वो लिक्विड का जो सरफेस है वो हमेशा फ्लैट रहता है, हमेशा वो स्ट्रेट बिल्कुल प्लेन रहता है. यस यस, वेरी गुड अपूर्वा. यस. Okay, so it remains always flat and plain, and that is because of the surface tension basically. तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ही है जिसकी वजह से ये सरफेस जो हुआ रहता है, ठीक है, फ्लैट रहता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच जैसे रहता है. ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई खींच रहा है, चारों तरफ से खींच रहा है. जैसे कोई बलून होता है नहीं, तो बलून को जैसे हम चारों तरफ से खींचते हैं तो वो सरफेस जैसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, सेम वैसे ही ये सरफेस भी रहता है लिक्विड का. And that property is actually called as the surface tension. What is surface tension? It is the ability of the liquid or the property of surface area of the liquid to contract in area. मतलब उसका एरिया मिनिमाइज करने का जो उसका टेंडेंसी होता है उसको ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं. और ये हमको कई डेली लाइफ एग्जांपल्स के अंदर पता चलता है. जैसे सबसे पहली बात, अगर सपोज हम यहाँ पे एक कार्डबोर्ड अगर रख देते हैं, देखो ठीक से, इफ यू सपोज कीप अ पोस्ट कार्ड लाइक दिस, तो पानी के सरफेस के ऊपर अगर एक पोस्ट कार्ड रख देते हैं, तो दिस पोस्ट कार्ड विल जस्ट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड इट विल नॉट सिंक. इवन अगर सपोज हम एक ब्लेड भी अगर रख देते हैं वहां पे, ब्लेड, ठीक है, अभी ब्लेड तो हमको पता है ऑलरेडी कि इट इज मेड अप ऑफ मेटल, मेटल का बना हुआ है. तो इसका मतलब ब्लेड जो है इट शुड सिंक इन द वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. करेक्ट है. ये सपोज कुछ ब्लेड है इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम जैसे ही हम इस तरह से फ्लोट कर देंगे, थोड़ा ग्रीस लगा के अगर उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रख देंगे, तो इट विल जस्ट फ्लोट, इट विल रिमेन ऑन द सरफेस हॉरिजॉन्टल एंड इट विल नॉट सिंक इन. ठीक है, ये सिंक नहीं होगा. उसका रीजन वही है कि एक्चुअली अगर वो सिंक हो गया, नीचे अगर डूब गया, तो जितना एरिया उसने ढक के रखा है, क्लोज करके रखा है, तो वो एरिया फ्री हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा, जो लिक्विड होने नहीं देगा. ठीक है, द लिक्विड डजंट अलाउ द एरिया टू इंक्रीज बट इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया. ठीक है, जितना हो सके उतना एरिया कम से कम रहे, वो लिक्विड ट्राई करता है हमेशा. और यही प्रॉपर्टी जो है, तो वो एक्चुअली सरफेस टेंशन कहलाता है. ठीक है, इसको ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं. इवन देखो, अगर सपोज कई सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो वो एक्चुअली पानी के ऊपर चल सकते हैं, जैसे वो जमीन पे चल रहे हैं ऐसे चलते हैं. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ओनली. उनके पैर देखा है कभी कैसे होते हैं? इस तरह से ऐसे होते हैं जिसके जो पैर इस तरह से फैले हुए होते हैं, मतलब उनके बीच में भी, पैर के बीच में भी पर्दा होता है, पर्दा. तो इस तरह का ऐसा पर्दा अगर होता है, तो वो पर्दा जब पर्दे के साथ जब वो पैर इसके ऊपर रखते हैं पानी के ऊपर, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है ढक लेते हैं, एरिया ढक लेते हैं. और वो एरिया ढका हुआ होने की वजह से वो डूबते नहीं है, क्योंकि अगर वो डूब जाएंगे तो वो एरिया फ्री हो जाएगा, एयर के साथ एक्सपोज हो जाएगा, जो लिक्विड होने नहीं देगा. और इसीलिए ये जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो एक्चुअली पानी के ऊपर तैरते हैं या चल सकते हैं. इवन मॉस्किटोज एग्स, ठीक है ना, जो बहुत सारे जो मॉस्किटोज के जो अंडे होते हैं, ठीक है, मच्छर के अंडे, वो भी पानी के ऊपर तैरते हैं. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन ओनली. ठीक है, अदरवाइज दे शुड सिंक इनसाइड. इवन ये भी हम देखते हैं कि अगर एक निडल ले लो, निडल, ठीक है, इफ सपोज देयर इज अ स्मॉल निडल लाइक दिस and we just keep gently on the surface of water, then that will also just float on the surface in horizontal direction, even if its density is greater than the density of water, but still it will just float on the surface, and that is because of the surface tension again. तो ये surface tension ही है जिसकी वजह से ये needle float होता है. ठीक है, अगर सपोज हम एक नीडल लेते हैं और एक ब्लॉटिंग पेपर पे उसको रख देते हैं, और वो ब्लॉटिंग पेपर और नीडल साथ एक साथ अगर हम इस वाटर के सरफेस पे अगर रखते हैं, तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वो पानी सोख लेगा और डूब जाएगा नीचे. ठीक है, इट विल जस्ट सिंक इनसाइड, बट द नीडल विल जस्ट फ्लोट.
जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। क्योंकि अगर वो डूब गया तो उस केस में क्या होगा कि वो उसने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, जितना भी एरिया उसने ये करके रखा है, कवर करके रखा है, वो अनकवर हो जाएगा, जो कि लिक्विड ऐसा होने नहीं देगा। क्योंकि लिक्विड हमेशा क्या ट्राई करता है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करता है। इवन कल जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर सपोज एक ब्रश है, तो वो ब्रश जब तक पानी के अंदर डूबा हुआ है, सपोज दिस इज वाटर एंड दिस इज ब्रश, तो जब तक ये ब्रश अंदर डूबा हुआ है तब तक उसका जो शेप है वो इस तरह से रहेगा, उसके जो हेयर्स है वो इस तरह से फैले हुए रहेंगे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको हम बाहर निकालते हैं तो समझो ये बाहर आ गया, तो इस तरह से होगा वो, बट एट दैट टाइम इट्स हेयर्स विल जस्ट गेट मर्ज इन दिस वे। ये सारे जो हेयर्स है तो वो इस तरह से हो जाएंगे, जिसको हम देख सकते हैं आराम से, एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। ओके, तो सरफेस टेंशन ही है जो इन सभी हेयर्स को बांधता है, ठीक है, इस तरह से कंबाइन करता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो है सभी सभी तरफ पानी ही पानी है, इसलिए यहाँ पे हेयर्स कैसे भी रहेंगे तो भी एरिया उतना ही रहने वाला है, इसलिए वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये सारे जो हेयर्स है वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज अगर वो ऐसे रहेंगे तो उसमें बीच में फिल्म आएगा, सरफेस फिल्म आएगा, वो फिल्म मतलब वो एक तरह से एरिया बढ़ जाएगा उसका, जो कि लिक्विड ऐसा होने नहीं देगा, और उसके न होने देने के लिए वजह से ही वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एक साथ सिकुड़ जाएंगे, इस तरह से अंदर चले जाएंगे। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, अगेन वी कैन सी। ओके, सो इवन वी कैन जस्ट डू द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। ठीक है, देखो सपोज एक रिंग हमने लिया, ये सपोज रिंग है हमारे पास, मेटल का बना हुआ रिंग या बैंगल वगैरह यूज कर सकते हो उसके लिए। एंड सपोज दैट देयर इज अ थ्रेड, एक धागा जो है वो हमको इस तरह से लूजली बांध देना है इसके ऊपर। ठीक है, एक दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में ये थ्रेड लूजली बांधना है, लूजली, हाँ, तो इस तरह से बांधना है, एक स्ट्रेट नहीं, लूजली, थोड़ा सा ढीला होना चाहिए वो, ऐसे है। और इस पूरे को अगर हम सपोज सोप सोल्यूशन के अंदर अगर डुबोते हैं, सोप सोल्यूशन, ठीक है, जो सपोज पानी के अंदर सोप अगर डाल दिया या कोई भी डिटर्जेंट डाल दिया, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा घुल मिल जाए तो उसके बाद उसको बोलते हैं सोप सॉल्यूशन। इसके अंदर अगर ये पूरा हम इंसर्ट करते हैं, इमर्स करते हैं और बाहर निकालते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे दोनों तरफ एक फिल्म फॉर्म हो गया रहेगा। ठीक है, जो सरफेस फिल्म उसको बोल सकते हैं, मतलब दोनों तरफ एक सोप फिल्म फॉर्म हो जाता है, सोप फिल्म। अभी सपोज अगर एक तरफ का फिल्म अगर हम ब्रेक कर देते हैं, देखो ठीक से, अगर लेफ्ट साइड का या हाँ लेफ्ट साइड का फिल्म अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो एज सुन एज इट इज ब्रोकन, व्हाट हैपेंस इज दिस थ्रेड will just get pulled in this direction here, so it will just take a curve like this। देखो ठीक से, इसका मतलब ये साइड में फिल्म है, तो जिस साइड में फिल्म होता है उस साइड में वो चला जाता है थ्रेड। अगर हमने उस तरफ का फिल्म अगर फोड़ा रहता, ब्रेक किया रहता, तो ऑटोमेटिकली ये जो थ्रेड है वो इस तरह से कर्व हो जाता। ठीक है, ये साइड में फिल्म है, इस तरफ का ब्रेक कर दिया, तो इस तरह से। सो दिस एग्जांपल क्लियरली शोज अस दैट व्हेनेवर द फिल्म इज ब्रोकन देयर इज अ फोर्स इन वन साइड ओनली। यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो थ्रेड जो है वो इस डायरेक्शन में खींचा जाता है, और उसकी वजह से वो इस तरह से कर्व फॉर्म करता है, एक इस तरह का आर्क फॉर्म करता है, लूजली नहीं रहता है। तो इवन एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा भी करके देख सकते हैं। सपोज सेम सिचुएशन है, एंड सपोज वी हैव अ बैंगल और रिंग, मेटल का बना हुआ एक रिंग है, और मान लो कि इसके अंदर हमने एक थ्रेड बांध के रखा है, यहाँ पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में एक थ्रेड हमने इस तरह से बांध के रखा है, ये इस तरह से, और यहाँ पे एक ऐसा, और यहाँ पे ऐसा एक ऐसा बांध के रखा है। ठीक है, उसका शेप कैसा भी हो सकता है। ठीक है, और समझो कि इसको, इस पूरे को हमने अगर सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबो के बाहर निकाला, तो यहाँ पे अंदर भी और बाहर भी एक सोप फिल्म फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। और अभी सोचो, अगर हमने अंदर का फिल्म अगर फोड़ दिया, इफ यू जस्ट ब्रेक द फिल्म इन द इंटीरियर, यहाँ पे ये वाला फिल्म अगर हमने यहाँ से टच करके उसको अगर फोड़ दिया, तो जैसे हम उस फिल्म को फोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो थ्रेड है वो इस तरह से सर्कल फॉर्म ले लेगा। देखो ठीक से, automatically it will become a circle like this, and this shows again that this thread is just pulled outwards from all the sides,
एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एरिया, तो इस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ही ये सब होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल कि लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, एंड दिस इज एग्जिबिटेड फ्रॉम दीज मेनी एग्जांपल्स, इतने सारे एग्जांपल्स से हमको वही पता चल रहा है। ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस एक्चुअली, ये क्यों होता है। ये समझने के लिए हमको पहले चार कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, okay, the second is what is adhesive force, third is we have to understand what is the range of molecular attraction, और चौथा जो है वो है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो ठीक से, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये चार कंसेप्ट जब तुम समझ जाएंगे तो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एक्चुअली हैपेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स, सबसे पहली बात कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है। अभी कोहेसिव फोर्स हो या एडहेसिव फोर्स हो, दीज आर द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं। जैसे अगर सपोज हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर समझो कोई लिक्विड ले लिया, तो देखो ये कंटेनर का जो थिकनेस ये है, इस तरह से है। ओके, दिस इज द कंटेनर and suppose some liquid is filled up in this container like this. Okay, so there are different type of molecules. देखो कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। सबसे पहले हम बोल सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, राइट, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। यस, अगेन देयर आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आल्सो, करेक्ट है, सॉलिड के भी मॉलिक्यूल्स है वहां पे। इवन यहाँ पे हम देख सकते हैं एयर के भी तो मॉलिक्यूल्स है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है ना कि लिक्विड के कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अगर कंसिडर कर लो, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, सपोज दिस इज द वन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड दिस इज अनदर लिक्विड मॉलिक्यूल, तो इन दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके, कोहेसिव फोर्स। या इवन यहाँ पे समझो एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक दूसरा सॉलिड का ही मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स ही बोलेंगे। इवन एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक एयर का मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक एयर का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स ही बोलेंगे। तो इन शॉर्ट व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस is called as cohesive force. I'll repeat, the force of attraction between the molecules of a same substance, maybe liquid, maybe solid, maybe air or maybe anything else, but it should be the same substance. ठीक है, मतलब सपोज समझो पानी के जो पानी हमने ले लिया, तो पानी के कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। ओके, सिमिलरली सपोज वो पानी जिस बर्तन में है, वो बर्तन अगर ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का, तो ग्लास के कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स अगेन। तो अकॉर्डिंगली दिस इज द कोहेसिव फोर्स। एंड व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, सी इफ सपोज देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हियर, लिक्विड का एक मॉलिक्यूल और ये सॉलिड का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। समझा ठीक से, बिकॉज व्हेनेवर द लिक्विड इज टेकन इन अ सॉलिड और कंटेनर, there is a force of attraction between the liquid molecules and solid molecules also, and this force is actually called as the adhesive force. Remember, even यहाँ पे भी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थोड़ा नीचे अगर देखते हो यहाँ पे, तो दैट इज अ लिक्विड मॉलिक्यूल, राइट, और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे सॉलिड एयर का मॉलिक्यूल है। तो लिक्विड का मॉलिक्यूल और एयर का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, adhesive force बोलेंगे। second thing is adhesive force। समझा ठीक से, what is adhesive force then, the force of attraction between the molecules of different substances is called as the adhesive force. I'll repeat, the force of attraction between the two molecules of different substances is called as adhesive force। different substances मतलब liquid solid और liquid air और solid air in this way, तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे adhesive force। okay,
Now let us understand what is the range of molecular attraction. Okay, range of molecular attraction. रेंज मतलब क्या? देखो उसके नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है. अगर ठीक से समझो, रेंज का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना रेंज, मोबाइल का रेंज नहीं मिल रहा है यहाँ पे. मतलब क्या कि जब समझो एक टावर है, ठीक है, ये टावर, तो उस टावर के आसपास एक सर्कुलर एरिया होता है जिसमें जहाँ पे उसका रेंज पकड़ सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे दूसरा कोई भी अगर मोबाइल आता है तो उसको इसका रेंज मिलेगा, लेकिन इस सर्कल के बाहर अगर कोई रहता है तो रेंज नहीं मिलेगा. तो रेंज मतलब क्या है? एक्चुअली एक डिस्टेंस होता है. इट इज अ डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दिस intermolecular force is effective is called as actually the range of molecular attraction. That means if suppose there is a liquid molecule here, यहाँ पे एक liquid molecule है, ठीक है, तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल से अगर यहाँ पे एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हम अगर जाएंगे, आर इतनी डिस्टेंस तक जाएंगे, तो वहां पे ये फोर्स इफेक्टिव रहेगा. इस डिस्टेंस के आगे, बियॉन्ड दिस डिस्टेंस, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल हियर. इस मॉलिक्यूल की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही फोर्स इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद वो फोर्स इनइफेक्टिव हो जाएगा, इट विल जस्ट वैनिश. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस up to which the range of the intermolecular force remains effective is actually called as range of molecular attraction. And if we just take the radius of the circle or sphere same as the range of molecular attraction, अब इस रेडियस को, r को अगर हम सपोज रेडियस ले लेंगे और इस मॉलिक्यूल को अगर सेंटर ले लेंगे और अगर एक ऐसा स्पीयर ड्रॉ करेंगे, स्पीयर, सर्कल नहीं, स्पीयर अगर ड्रॉ करेंगे, so that sphere will actually be called as this sphere of influence. And what is the significance of this sphere of influence? If suppose any other molecule just enters into this sphere, then it will get attracted by this molecule. It will experience a force, cohesive or adhesive force due to this molecule particularly. But if that another molecule is outside this sphere, अगर दूसरा molecule जो है वो यहाँ पे अगर रहेगा, तो it will not experience any force due to this particular molecule here. Okay, that's why this type of sphere is actually called as sphere of influence. Remember, what is sphere of influence then? How will you define it? Definition क्या देंगे sphere of influence का? The sphere which is drawn around the molecule as a center with the range of molecular attraction as radius is called as sphere of influence. It's very simple. I'll repeat again. The sphere drawn around the molecule as center, मतलब मॉलिक्यूल को सेंटर मान के एक ऐसा स्फीयर हमको ड्रॉ करना है जिसका रेडियस इस रेंज ऑफ मोलेकुलर अट्रैक्शन के बराबर होगा, जिसको ही हम आर से डिनोट करते हैं. अभी आर का मतलब एक्चुअली रेंज है, बट आर को हम रेडियस ले सकते हैं. आर स्टैंड्स फॉर बोथ रेंज ऑल्सो एंड रेडियस ऑल्सो. यस विवेक, यू हैव एनी डाउट? No, sir. Okay. ठीक है, so basically this is the concept of range of molecular attraction and sphere of influence. Every molecule has a sphere of influence, its own sphere in which its force of attraction is effective. If any other molecule just enters into that sphere, then that molecule will experience the force due to this one here. But if suppose that other molecule is outside that sphere, then that particular molecule will not experience any force due to this particular molecule here. मतलब हर एक मॉलिक्यूल, अभी देखो इसमें ये डायग्राम अगर बनाया जाए तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि देखो देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, और ये मॉलिक्यूल्स इतने नजदीक है कि उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस ओवरलैप भी होते हैं, ओवरलैप भी होंगे जरूर. अभी समझो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल. सपोज अभी इसके आसपास ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है सपोज, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे होगा. बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. बट एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठीक से, तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी डेंस, इतना नजदीक है मॉलिक्यूल्स कि यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल रहेगा. अगर उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कुछ होगा. देखो यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल होगा, तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे आएगा. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा. So that diagram will be very much complicated, but we can just understand how it could be.
ओके, तो एवरी मॉलिक्यूल विल हैव सम स्फीयर, ठीक है, अराउंड इट, इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी इफेक्टिव एक्चुअली। तो जिस इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इफेक्टिव होता है, ऐसा स्फीयर, इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये चार कंसेप्ट समझ में आए ठीक से। अच्छा, इसमें एक बात नोट करो कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है, उसका जो रेंज है, मतलब उसका जो ऑर्डर है, वो एक्चुअली 10⁻⁹ मीटर के आसपास हुआ करता है। R is in the range of 10⁻⁹, which is very small. To be very small, it cannot be detected by our eyes, but you can just imagine only how small it may be. ठीक है, the range of molecular attraction, ये जो R है जो है, मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो इतना छोटा होता है, ऑलमोस्ट इट इज 10⁻⁹ मीटर, मींस इट इज इन द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के से भी थोड़ा कम है वो। तो अकॉर्डिंगली ये होता है, दिस इज द रेंज ऑफ मोलिकुलर अट्रैक्शन एंड दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये चार कंसेप्ट समझ में आए ठीक से? अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछो जरूर। सर, हाँ बोलो। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रिपीट करो ना। डेफिनेशन ना, ओके, देखो, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब द स्फीयर, ओके, इट इज अ स्फीयर which is drawn with the molecule as a center. Okay, I'll repeat, the sphere drawn with the molecule as center and the radius equal to the range of molecular attraction. R इतना रेडियस और मॉलिक्यूल को सेंटर लेके जो स्पीयर बनता है, उसको हम बोल सकते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आई विल रिपीट अगेन, द स्पीयर विच इज ड्रॉन with the molecule as center and the radius equal to range of molecular attraction is called as sphere of influence. It's that simple. Okay, chalo theek hai. So now we are in a position to understand what is the basic reason why basically the surface tension appears in the nature, in the liquids. तो लिक्विड्स के अंदर सरफेस टेंशन होता ही क्यों है, वो हमको अभी समझना है। देखो, कंसिडर अ लिक्विड which is contained in a container. Okay, suppose this is the container and it contains a liquid. अभी लिक्विड को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, जस्ट इमेजिन देयर इज अ लिक्विड इनसाइड। ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। यस, विल जस्ट फोकस ऑन 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, हम मॉलिक्यूल्स का एक 3 कैटेगरीज में उसको बांट देंगे, 3 कैटेगरीज में उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से अंदर जाता है, अंदर लिक्विड के अंदर आता है। मतलब देखो, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी तरह से अंदर ही है कि नहीं? इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर देखेंगे तो चारों तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जमा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर नीचे, फ्रंट बॉटम, फ्रंट या बैक, दोनों तरफ, सभी तरफ जो है वो लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स है, राइट? ये इसको हम बोलेंगे टाइप ए के मॉलिक्यूल्स, टाइप ए कैटेगरी। ओके, ए कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से लिक्विड के अंदर लाई करता है। the sphere of influence of this type of molecules lies well within or completely inside the liquid here. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ऐसे टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ टाइप्स के मॉलिक्यूल्स ये इसी टाइप के रहेंगे जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से अंदर चला जाता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर आता है। बट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। अब यहाँ पे बी टाइप के मॉलिक्यूल्स उसको हम बोलेंगे बी। Why they are different from this type of molecules? Because the some part of the sphere of influence just enters outside, ठीक है, remains outside the surface of liquid here. तो इस बी टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे रहते हैं जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का थोड़ा पार्ट जो है 1/4 पार्ट या 1/3 पार्ट या कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो इस लिक्विड के सरफेस के बाहर रहता है। देखो इस तरह से, दिस इज द मॉलिक्यूल in such a way that its sphere of influence will lie partially outside,
and most of the part, majority of the part will be inside. Okay, so these are the B type molecules. We can call it as the category B. सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स उसको हम बोल सकते हैं. और तीसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा है जो जिसका आधा पार्ट बाहर लिक्विड के बाहर और आधा पार्ट लिक्विड के अंदर है. देखो ठीक से, दीज आर द टाइप सी मॉलिक्यूल्स. सी टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका, जस्ट फॉरगेट अबाउट द साइज, ठीक है, साइज इज गोइंग टू बी द सेम क्योंकि रेडियस सेम है ना, तो इसलिए स्फीयर का साइज तो सेम ही होगा, नो डाउट. बट सी टाइप के मॉलिक्यूल्स वो है जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एग्जैक्ट आधा पार्ट बाहर चला जाता है और आधा पार्ट अंदर रहता है. ठीक है, इनको हम बोलेंगे टाइप सी के मॉलिक्यूल्स, सी टाइप, सी कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स. ओके, अभी अगर हम सपोज इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी, तो पता चलता है कि ए टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से लिक्विड के अंदर रहता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही है. तो देखो अभी ये जो यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल होगा वो इस मॉलिक्यूल को इस तरफ खींचेगा जरूर. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो इसको इस तरफ खींचेगा, बिल्कुल. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो इस तरफ खींचेगा उसको. So accordingly we can just draw the forces exerted on this molecule due to all other molecules in the sphere of influence to be like this. Okay, so these are the forces acting on this molecule due to all the molecules which are there in the sphere of influence of this molecule of type A. Okay, that means we can just say that simply the type A molecules जो है, एक A type के जो molecules है, they are equally attracted in all the directions from in all sides from all other liquid molecules. Okay, that means एक A type के जो molecules है they are equally attracted in all directions. ये simple सी बात हमको समझनी है. And because of that only what happens is the net force acting on this type of molecules becomes zero. Just because जितने molecules इसके ऊपर है उतने ही नीचे है, जितने लेफ्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में है, जितने फ्रंट में है उतने बैक में भी है. तो इसलिए चारों तरफ सेम ही मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड इक्वली फ्रॉम ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, so that it is its net force acting on it is zero. And since the net force is going to be zero, it is completely free to move anywhere in the liquid. Okay, मतलब ये जो लिक्विड को मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर अगर जीरो फोर्स काम कर रहा है तो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी, if there is no external force acting on the body, then it will remain in the state of rest or state of motion. ठीक है, if it is doing so, तो मतलब जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में वो रहेगा. तो ऑलरेडी दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग, सो इट विल रिमेन मूविंग फॉरएवर बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गोइंग टू बी जीरो. बट कब तक ऐसा होगा? जब तक ये मॉलिक्यूल इस सरफेस के नजदीक न जाए. तो जैसे ही वो सरफेस के नजदीक आता है तो उस वो बी टाइप का मॉलिक्यूल बन जाता है. व्हेन दिस मॉलिक्यूल ऑफ टाइप ए कम्स नियर सरफेस and a small part of its sphere of influence just remains outside the surface of the liquid, then it becomes a B type molecule. B type का molecule बनता है वो. अभी B type molecule के बारे में क्या खासियत है? देखो, there are air molecules in this portion here, but air molecules जो है वो इतना ज्यादा force act नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर B molecule के बारे में अगर देखेंगे ठीक से, तो force of attraction, there are many more number of molecules in the below this molecule than they are above it. ठीक है ना, ऊपर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उससे नीचे ज्यादा है, इतना तो समझ सकते हो. and hence what happens is some molecules will be pulling it in this direction, some molecules will be pulling it in this direction, some will be pulling in the downward direction, but there are more number of molecules which are pulling in the downward direction, but there are less number of molecules which are pulling in the upward direction. And hence what happens is the resultant force, ठीक है, जो नीचे की तरफ पुल करने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और ऊपर की तरफ पुल करने वाले मॉलिक्यूल्स कम है. जैसे होता है ना टग ऑफ वॉर, जैसे होता है टग ऑफ वॉर. अगर दोनों तरफ अगर इक्वल बराबर अगर आदमी खड़े हैं, दोनों तरफ चार आदमी खड़े हैं, तो दैट विल बैलेंस्ड. ठीक है, लेकिन अगर समझो ऊपर और नीचे भी अगर चार आदमी खड़े हैं तो बैलेंस होगा. लेकिन अगर ऊपर 3 ही है
लेकिन नीचे 4 है, तो उस केस में क्या होगा, टग ऑफ वॉर के अंदर नीचे की तरफ ये रस्सी चला जाएगा, बराबर। तो इसी वजह से यही यही होता है कि जब भी हम यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स इज मोर in magnitude than this upward force here, just because there are less number of molecules above this molecule than below it, ठीक है। जितने नीचे है उससे कम मॉलिक्यूल्स ऊपर है, और इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द नेट फोर्स एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे नेट फोर्स जो है इस मॉलिक्यूल के ऊपर काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इवन इस तरफ का भी हम देख सकते हैं, ये भी फोर्सेस कंप्लीट कैंसिल तो नहीं करेंगे, दे विल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हियर इन दिस पोर्शन देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स, लेकिन अभी तुमको पता है कि एयर का डेंसिटी कितना है, ठीक है। कहाँ एयर का डेंसिटी और कहाँ लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी उससे 1000 गुना ज्यादा है। तो इसलिए देखा जाता है कि लिक्विड का जो डेंसिटी है, तो मतलब उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली देन एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो ना के बराबर है, ठीक है। हार्डली बहुत कम मॉलिक्यूल्स, निग्लिजिबली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे जो ज्यादा कुछ भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, एडहेसिव फोर्स इतना ज्यादा एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। तो डोमिनेंट फोर्स कौन सा हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेंट फोर्स हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस the type B molecules will just experience a force in the downward direction. Okay, effective force acting on them will be downwards. Okay, and if we just talk about the point C here, पार्टिकल C के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पता चलेगा C के लिए तो और भी वर्स्ट सिचुएशन है, जिसमें the molecules, liquid molecules are only below it, no molecule is above it. That means it is pulled only in downward direction. No doubt there are molecules in this direction also, they will be pulling in this direction also, but their force is balanced. ये जो forces है वो तो balanced है, क्योंकि number of molecules तो same ही है चारों तरफ, तो इसलिए ये horizontal forces तो balance हो जाएंगे। लेकिन what about these forces, they are not at all balanced, okay। And since they are not balanced, we can just say that there will be a maximum force acting on this molecule C in the downward direction. So this molecule C will experience a maximum force in the downward direction, and hence we can just see that this molecule will not remain stationary on the surface here. तो ये जो molecule है वो surface पे आने के बाद वहां पे रुक नहीं सकता है। कैसे रुकेगा, इतना सारा फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, तो इस फोर्स के चलते वो वहां पे रुक ही नहीं सकता है। तो क्या करेगा, जैसे वो सरफेस पे आएगा तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, उस तरफ चला जाएगा, उस फोर्स की वजह से वो अंदर खींचा जाएगा। जैसे ही वो अंदर खींच जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा कोई तो भी मॉलिक्यूल वहां पे आएगा। जैसे वो भी अगर वहां पे आएगा तो भी परमानेंटली वहां पे रहने वाला है क्या, नहीं, बल्कि वहां पे भी वो आएगा, एक मोमेंट के लिए वहां पे रहेगा, बट बिकॉज ऑफ द फोर्स, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल आल्सो गेट पुल्ड इनसाइड, it will also pulled inside. So every molecule which appears on the surface for a short time will just get pulled in due to the force of attraction due to other molecules acting on it, and this cycle continues forever. ये हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि जैसे ये मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर थोड़ा भी बाहर आता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होना चालू होता है, एंड जिस इस फोर्स को ओवरकम करके ये इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है। अभी कौन यहाँ पे आ सकता है, सरफेस पे कौन आएगा, जिसके अंदर उतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, वही मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे आ पाएगा। जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो वो सरफेस पे आने के बदले थोड़ा सा टच करके ही नीचे निकल जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। कोई कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सरफेस पे तो टच भी नहीं कर पाते, तो वो टच करने के बदले इस सरफेस के थोड़ा नजदीक जाके फिर डायरेक्ट नीचे टर्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जो फोर्स है उस फोर्स को डोमिनेट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनके पास नहीं है। तो ऐसे केस में वो सरफेस को टच भी नहीं कर पाएंगे, जो टच बिना किए वो नीचे निकल जाएंगे। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है जो उस सरफेस पे आ सकते हैं, तो वही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पे आएंगे, लेकिन वहां पे भी ज्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे, बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे। दे विल जस्ट कम एट द सरफेस एंड जस्ट गेट पुल्ड इनसाइड इमीडिएटली, ठीक है। जस्ट इमीडिएटली उसके बाद तुरंत ही वो इस सरफेस के अंदर खींचे जाएंगे या सरफेस को छोड़ के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जैसे वो अंदर चले जाएंगे तो उनकी जगह लेने के लिए दूसरा कोई तो भी आएगा वहां पे, नो डाउट। लेकिन जो भी आएगा वो भी परमानेंटली वहां पे नहीं रहने वाला है, परमानेंटली सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल रह ही नहीं सकता है। जैसे ही वो कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे आता है
तुरंत because of this force acting on it, it will just get pulled inside, and again its place will be taken up by any other molecule. It is replaced by any other molecule which is moving here in this liquid here. तो अंदर मूव होने वाले जो लिक्विड्स है उनमें से ही कोई ना कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे आएगा, और जैसे ही वो आएगा तो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस मैक्सिमम फोर्स की वजह से अंदर पुल हो जाएगा, और उसकी जगह लेने के लिए कोई तो भी दूसरा वहां पे चला जाएगा, और वो भी फिर से पुल हो जाएगा और उसकी जगह लेने के लिए तीसरा कोई तो भी चला जाएगा। देखो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय कंसिडरिंग दिस थ्री टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स A, B and C, we can easily understand what would be happening in the surface of the liquid. इस सरफेस के पर किस तरह से हो रहा है ये हम समझ सकते हैं आराम से। भले हमको ऊपर से देखने से ये सरफेस जो है वो बिल्कुल स्टिल काम लग रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखो तो कंटिन्यूअसली ये भागदौड़ चल रहा होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है तो वो मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं रहते। जो मॉलिक्यूल्स हमने अभी सरफेस पे देखे हैं वो मॉलिक्यूल्स एक सेकंड के बाद सरफेस पे नहीं रहेंगे, वो अंदर की तरफ तो भी घूम रहे होंगे। ठीक है, और जो अंदर घूम रहे थे उनमें से कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स एक सेकंड के बाद वहां पे सरफेस पे आ जाएंगे, वो भी एक सेकंड के बाद सरफेस पे नहीं रहेंगे, वापस अंदर चले जाएंगे और दूसरे कोई तो भी मॉलिक्यूल्स वहां पे सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, उनकी जगह लेने के लिए। तो वी कैन जस्ट सी दैट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज वेरी वेरी अनस्टेबल। यू कैन सी अनस्टेबल है ना वो सरफेस, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल को सरफेस पे आने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि उसको इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है। ये फोर्स तभी चालू हो जाता है जब उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस सरफेस को टच करता है। मॉलिक्यूल टच करता है तभी नहीं, मॉलिक्यूल तो बाद में टच करेगा, पहले स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टच करेगा, है कि नहीं। तो जैसे ही उस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस सरफेस को टच करता है और थोड़ा बाहर आ जाता है, तुरंत द फोर्स starts acting on this particle in the downward direction, and it has to overcome that force and then come to the surface here. तो हर एक मॉलिक्यूल को जो सरफेस पे आया है उसको वर्क डन करना पड़ा है, वो वर्क डन किया है उसने, तब जाके वो सरफेस पे आया है। और वर्क डन करने की वजह से क्या हुआ, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो गया है। whatever is kinetic energy with the molecule will just get lost when it will appear at the surface momentarily, and that kinetic energy will just get stored in the form of potential energy. So far as the particle remains on the surface, it will have the potential energy stored in it. But as soon as it is pulled back due to the force and just gets inside, it will just start moving once again. And as soon as it starts moving, it will just gain the same amount of kinetic energy, whatever is the potential energy was stored in it, or indirectly whatever kinetic energy it was having it before coming to the surface. मतलब जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास सरफेस पे आने से पहले था, वही काइनेटिक एनर्जी उसको फिर से मिल जाता है जब वो अंदर पुल हो जाता है, अंदर खींचा जाता है। सिर्फ टेम्पररी एक थोड़े समय के लिए जब वो सरफेस पे रहता है तो उस समय उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी कौन से फॉर्म में रहता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो रहता है। सो वी कैन जस्ट सी दैट all the particles which are there on the surface at any instant will have some work done against the force, right? And they have done the work, and that's why they have some potential energy stored in them. So all the molecules on the surface will have some potential energy which is stored in already them, and this potential energy combined together is actually called as surface energy. Remember, what is surface energy? We can just say that the total potential energy of all the molecules combined together is actually called as the surface energy. Okay, and also we can just see that this is basically the reason why the liquid always tries to minimize its surface area, because every molecule, whenever a molecule comes from inside to surface here, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जब अंदर से इस सरफेस पे आता है तो उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, उस फोर्स को ओवरकम करता है। ठीक है, तो लेकिन वो और कोई भी मॉलिक्यूल जब इस सरफेस पे आता है तो हमेशा के लिए वहां पे रुक नहीं पाता है, तो वो तुरंत अंदर खींच लिया जाता है। और नेचुरली इसमें क्या होता है कि द लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे सरफेस पे उतना वो अनस्टेबल रहेगा ना सरफेस, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल खुद होके तो सरफेस पे कभी नहीं आएगा। जो मॉलिक्यूल के पास मतलब उसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उस तरफ है सरफेस की तरफ, और काइनेटिक एनर्जी भी सफिशिएंट है, वही मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे आ पाएगा।
और वो भी परमानेंटली नहीं रुक पाएगा वहां पे। जैसे वो सरफेस पे आता है तुरंत इट इज गेट पुल्ड इनसाइड एंड अगेन इट्स प्लेस इज टेकन अप बाय द अनदर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंगली। तो ये चलता ही रहेगा और इसी की वजह से नेचुरली क्या होता है कि सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखने के लिए ट्राई किया जाता है, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा होगा, सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। सीधी बात है कि एरिया ऑफ अ सरफेस always depends directly on the number of molecules on that surface. So in order to increase the area, the number of molecules on the surface will have to be increased, but the surface will naturally try to minimize it. तो वो minimize करने के लिए इसीलिए try करेगा क्योंकि कोई भी molecule खुद होके surface पे कभी नहीं आता है, और आता भी है तो भी permanently वहां पे नहीं रुकता है, तुरंत अंदर खींच लिया जाता है। तो जितना भी surface exposed है तो वहां उस पूरे एक्सपोज्ड सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखने के लिए ट्राई किया जाता है, और इसी से सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी जो है वो जन्म लेता है, ठीक है। मींस यू कैन जस्ट सी दैट द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू दिस फिनोमेना। वी कैन जस्ट सी दैट द मॉलिक्यूल्स, every molecule whenever it is brought from inside to surface, it has to do some work and it has some potential energy stored in it whenever it comes to the surface. And naturally ये हमको ऑलरेडी पता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो हमेशा उसका जो एनर्जी है वो मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करता है। कोई भी सिस्टम क्या करता है, हमेशा एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करता है। तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखने के लिए सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखने के लिए मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जितने कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे रहेंगे उतना एनर्जी भी कम रहेगा। तो इसलिए कम एनर्जी रहने के लिए ही ये लिक्विड जो है वो ऐसा ट्राई करता है जो उसका सरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के जैसे या मिनिमम सरफेस एरिया लेने के लिए वो हमेशा ट्राई करता है। एंड दिस इज बेसिकली द रीजन फॉर सरफेस टेंशन। Okay, this is the molecular level explanation of surface tension. Okay, sorry, आपका टाइम तो हो गया है, but just this is the explanation of surface tension. Okay, and let us stop here. Thank you all of you. Bye bye.